हाँ तो भाई आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 24 मानव का रक्त परिसंचरण इसको कंप्लीट करने वाले। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट की क्रिया विधि के बारे में समझा था, ठीक है। तो अभी जो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि, ठीक है। तो हृदय ध्वनि को बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। देखिए, जब मैंने आपको हृदय चक्र कराया था तो उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि भाई जब निलय संकुचित होते हैं तो द्विवलन त्रिवलन कपाट बंद होते थे या नहीं होते थे, और कौन से कपाट खुलते थे? अर्धचंद्राकार। इसी प्रकार निलय जब शिथिल होते थे तो मैंने अपोजिट बताया था कि द्विवलन और त्रिवलन तो खुलते हैं और अर्धचंद्राकार बंद होते हैं, बताया था ना। तो उसी से रिलेटेड या उसी से हम समझेंगे हार्ट साउंड, ठीक है। तो देखिए, हृदय में 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये जो ध्वनि होती है वो कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। बात समझिए कि हृदय में जो 2 ध्वनि उत्पन्न होती है, हाँ, हालांकि जब आप नीट की या एमयूएस करेंगे तब आपको 4 प्रकार की साउंड देखने को मिलेगी कि हार्ट में 4 प्रकार की साउंड होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी साउंड होती है उनको हम कितनी मानते हैं? 2 प्रकार की साउंड। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही क्लियर है कि भाई हार्ट में जो 2 साउंड डेवलप हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं, वह साउंड किस पे डिपेंड करती हैं? केवल कपाटों के बंद होने पर। अर्थात जब कपाट बंद होंगे तब ही हमारे हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होगी। अब मैंने कपाट आपको कितने बताए थे भाई? 2 ही प्रकार के थे, एक तो द्विवलन और त्रिवलन और एक अर्धचंद्राकार, बताए थे ना। अब मुझे एक बात बताओ, आप दोनों ही कपाटों को आपने खोला भी था और बंद भी किया था अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग प्रावस्थाओं में। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि कपाट जब बंद होंगे तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पहले पॉइंट में फर्स्ट जो ध्वनि है, तो पहले पॉइंट में लिखूं कि जब निलय संकुचित होते हैं तो द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद होते हैं, जिससे लब की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे फर्स्ट ध्वनि कहते हैं। और सेकंड में आपको यही बताऊं कि जब निलय शिथिल होते हैं, जब निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से डप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे
सेकंड ध्वनि कहते हैं। तो हर्ट साउंड की मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया है कि हमारे हृदय द्वारा दो साउंड प्रोड्यूस की जाती है, और वो जो साउंड होती है वो केवल कपाटों के बंद होने से ही प्रोड्यूस होती है। तो कपाटों के खुलने से तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो ध्वनि प्रोड्यूस होती है। कपाट मैंने आपको दो ही प्रकार के बताए थे, एक तो था अर्धचंद्राकार और दूसरे थे हमारे त्रिवलन और द्विवलन, है ना। अब हमको ये भी पता है कि सबसे पहले हृदय चक्र में द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हुए थे नहीं हुए थे? क्योंकि हमने 4 फेज पढ़ी थी, जिनमें जो थर्ड थी वो नीलों का संकोचन था और 4 था नीलों का शीतलन, था कि नहीं, है ना। तो नीलों के संकोचन में क्या हुआ था कि जब निलय संकुचित हुए थे तो द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद होते हैं। अब जैसे ही वो कपाट बंद होते हैं तो हार्ट में पहली साउंड उत्पन्न होती है, और उस साउंड को हम क्या कहते हैं? लब। तो लब की आवाज सुनाई देती है इसमें। किसकी? लब की आवाज सुनाई देती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट साउंड कहते हैं। इसी प्रकार जब निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार जो कपाट थे वो बंद हुए थे, तो उनके बंद होने से भी हार्ट में कौन सी ध्वनि? सेकंड ध्वनि उत्पन्न हुई, और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? डप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डप कहते हैं। तो ये हार्ट की दो साउंड पता चला आपको कि हृदय में दो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमेशा हार्ट में साउंड केवल कपाटों के बंद होने से ही डेवलप होती है। ये दो प्रकार की ध्वनि है। जब निलय संकुचित होते हैं तो द्विवलन त्रिवलन के बंद होने से फर्स्ट साउंड आती है, जिसको हम लब कहते हैं। सेकंड, जब निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से डप की आवाज आती है, जिसको हम सेकंड ध्वनि कहते हैं। तो ये दो हार्ट साउंड समझ में आए कि नहीं? आराम से, ठीक है, पता चल गया कि हृदय ध्वनि कैसे प्रोड्यूस करता है या कब ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए, अब इस हार्ट साउंड का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है वो हमको समझना है ना। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक शब्द सुना है ब्लड प्रेशर, सुना है? ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, है ना। अच्छा, रक्तदाब, ठीक है, या ब्लड प्रेशर आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको समझना है कि भाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और कैसे हम इसको मापते हैं। क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि अभी हमने जो तो साउंड पढ़ी है, उन साउंडों का कोई ना कोई तो अहम रोल होगा, तो उस रोल को ही हम समझ रहे हैं, है ना। तो देखिए, रक्तदाब क्या होता है कि रुधिर द्वारा धमनी की दीवार पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। धमनी, या मैं कहूं वाहिका की दीवार पर धमनी हो, स्राव, है ना। देखिए, अब एक आप दिमाग लगाना थोड़ा कि हार्ट की जो फर्स्ट साउंड थी लब, वो कब उत्पन्न होती है? जब निलय संकोचित होते हैं। अच्छा, जब निलय संकुचित होंगे तो जो ब्लड हार्ट से पंप होगा
उस ब्लड में फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई ये हार्ट है, निलय मान लिया, तो जब ये निलय संकुचित हुआ तो ब्लड एक फोर्स के साथ बाहर निकला था, महाधमनी के द्वारा निकला था, नहीं निकला था। तो इस समय इस ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, निलय संकुचन के समय होगा ना। और निलय जब संकुचित होते तो कौन सी ध्वनि आती थी, फर्स्ट साउंड, लब की आवाज। अच्छा, जब निलय शिथिल हुए थे तो सेकंड साउंड थी। अब एक अंदाज लगाओ कि जब निलय शिथिल हो रहे हैं तो आपके हार्ट से कोई ब्लड बाहर निकल रहा है क्या, बात जरा नोट करना। जब निलय संकुचित थे तो ब्लड हार्ट से फुल फोर्स के साथ बाहर निकल रहा था, है ना। लेकिन जब निलय शिथिल हुए, अब शिथिल हुए तो रक्त इनमें भरा ही तो जाएगा, निलयों में बाहर थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो निलयों के शिथिलन के समय आपकी जो धमनी सिरा जो भी है वहां ब्लड प्रेशर जो होगा वो सबसे कम होगा कि नहीं होगा, मेरा मतलब है कम होगा ना रक्तचाप। क्यों, क्योंकि हार्ट से ब्लड को पंप नहीं किया जा रहा है उस समय। कब, निलयों के शिथिलन के समय। हार्ट से ब्लड को पंप कब किया जा रहा है, जब निलय संकुचित हो रहे। और जब निलय संकुचित होते तो कौन सी साउंड आती है, फर्स्ट। और जब निलय शिथिल होते हैं तो कौन सी साउंड आती है, सेकंड। इसका रिलेशन मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत जरा ध्यान समझना कि भाई जब निलय संकुचित होते हैं तो पहली ध्वनि आती है, और उस पहली ध्वनि से हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय हमारी जो धमनी है उनमें हाई प्रेशर होगा जितना हमारी बॉडी का है, होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही सेकंड ध्वनि आती है तो हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट टाइम में हमारा हार्ट ब्लड को बाहर नहीं पंप कर रहा है, ठीक है। और इस समय हमारी धमनियों का ये निम्नतम दाब है, जब आपको सेकंड साउंड सुनाई देगी। समझ में आ गई बात। अब हम कैसे बीपी चेक करते हैं, देखिए। जो स्फाइगमोमेनोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, है ना, सुना होगा आपने। तो उसमें हम पता क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी धमनी है इसको हम ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी धमनी। तो इस धमनी को हम क्या करते हैं, रबर का जो बैंड होता है, पट्टा जो होता है, उससे हम उसको टाइट बांध देते हैं, है ना। और उसमें पुशअप करके उसमें हवा भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है उस पर पूरा प्रेशर पड़ता है, धमनी पर। अच्छा, उस स्फाइगमोमेनोमीटर में ये पैमाने हैं और मैं यहाँ पर हाईएस्ट 200, 180, 160, 140, 120, 100, 80, 60, ये हमारे मान उस पर अंकित किए हुए होते हैं ना। तो पता है हम क्या करते हैं कि उसमें हवा भरकर उस पैमाने को मान ले हमने 180 तक पहुंचा दिया, यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसकी हवा को थोड़ा निकालते हैं, मतलब उसके प्रेशर को कम करते हैं, है ना। और स्टेथोस्कोप को अपने कानों पे लगा लेते हैं, या चेस्ट पर रखकर कानों पर लगा लेते हैं। क्यों, साउंड को सुनने के लिए, है ना। क्योंकि हमको पता है ना हमारा हार्ट दो साउंड प्रोड्यूस करता है, लब और डब। लब साउंड सुनाई देगी कब, जब आपके निलय संकुचित हो रहे हैं। और जब आपके निलय संकुचित हो रहे हैं उस समय आपकी धमनियों में हाईएस्ट प्रेशर होगा कि नहीं होगा। जितनी आपकी बॉडी का प्रेशर है उतना रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो देखिए धीरे धीरे
ये जो पैमाना है वो गिरता है। अब मान लीजिए जैसे ही उस व्यक्ति का पैमाना, ये जो मान था वो 160 पर आया, 160 पर, और वहीं से उस डॉक्टर को आवाज सुनाई दी लब। पॉइंट नोट करना, डॉक्टर्स को जो आवाज थी, फर्स्ट साउंड जो थी लब, वह लब की साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। जैसे ही वो लब की आवाज को सुनता है, वह नोट करता है कि कितने मान पर मैंने साउंड को सुना है। तो मान लीजिए वह पैमाना 160 पे था, तो आप क्या समझेंगे कि अमुक व्यक्ति का प्रेजेंट टाइम में जो हाईएस्ट प्रेशर है वो 160 है। अच्छा, ये जो 160 प्रेशर है वो कौन सा है? संकुचन वाला, क्योंकि फर्स्ट साउंड कब आती है? जब निलय संकुचित होते हैं। समझ में आ गई बात? अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये गिरता हुआ जा रहा है, डॉक्टर को आवाज सुनाई देती जा रही है लब 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 लब, और एक बार डप। लास्ट जो साउंड है वो कौन सी होगी? डप। और डप के बाद उसको कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अब मान लीजिए उसको जो डप की आवाज थी वो यहां पर सुनाई दी 100 पर। किस पे? कि जब वह मान 100 पर था तब डॉक्टर को सेकंड साउंड डप सुनाई दी, उसके बाद उसको कोई साउंड सुनाई नहीं देती है। तो वो क्या करता है कि जब उसको डप साउंड सुनाई देती है तो उसको भी वो नोट करता है, डप को। क्योंकि डप क्या है? डप साउंड उस समय आती है जब निलय क्या हो रहे होते हैं? शिथिल। तो हम क्या समझेंगे कि इस समय उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है धमनियों में वो बिल्कुल भी नहीं है डप वाले समय पे, क्योंकि वो सेकंड साउंड है। तो वो ऊपर क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति का 160 तो संकुचन का समय है, संकुचन के समय प्रेशर, और जो 100 है वो शिथिलन के समय प्रेशर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये तो संकुचन का और ये शिथिलन का। तो 160/100 उसका क्या होगा? ब्लड प्रेशर हो गया, रक्त दाब हो गया। तो ये जो रक्त दाब हमने नोट किया है वो हार्ट साउंड से किया है कि नहीं किया? अब ये आप सभी को पता ही है कि मनुष्य का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अब ये इससे ज्यादा है तो ये इसको आप बीपी हाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वीपी हाई, उच्च रक्तदाब। अगर किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए 100 पर फर्स्ट साउंड सुनाई दे और 60 पर सेकंड साउंड सुनाई दे, तो आप इसको नोट नहीं कर सकते क्या कि ये इस व्यक्ति का बीपी लो है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हम दोनों हार्ट साउंडों का उपयोग अपने उस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए काम लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हार्ट साउंड की क्लियर है बात? क्या है हार्ट साउंड? कि हमारा जो हृदय होता है वो 2 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। पहली साउंड कि जब निलय संकुचित होते हैं तो द्विवलन त्रिवलन कपाट के बंद होने से लब की आवाज सुनाई देती है, जिसको हम फर्स्ट साउंड कहते हैं। और जब हमारे निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, कौन से कपाटों के? अर्धचंद्राकार कपाटों बंद होने से सेकंड साउंड सुनाई देती है, जिसको हम डप कहते हैं। और इन दोनों साउंडों का प्रयोग हम व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो समझ में आ गई बात हार्ट साउंड की क्या है ना? चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो अपने एक और मुख्य क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मनुष्य होते हैं, या मैं ये कहूं कि जिन प्राणियों में 4 कोष्ठीय हार्ट होता है उनमें दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है।
11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि किन में द्विकोष्ठीय, किन में त्रिकोष्ठीय, किन में चतुकोष्ठीय हार्ट पाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है भाई? कि मनुष्य का जो परिसंचरण है वह दोहरा रक्त परिसंचरण है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है कि भाई आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन क्यों कहते हैं उसको द्विनिषेचन? क्योंकि आवृत बीजी प्लांटों के बीजों में, आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं उनमें 2 बार निषेचन होता है, इसलिए उसको द्विनिषेचन कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के हार्ट में, मनुष्य के हार्ट में 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए मनुष्य के हृदय में या हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, अतः इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि प्रथम चक्र में अशुद्ध रुधिर अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है, जहां से दाएं निलय में और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड दूसरे चक्र में शुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में, जहां से बाएं निलय में और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। देखो एक बार जरा आप इसको पॉइंट को समझना, दोहरा रक्त परिसंचरण, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोहरा रक्त परिसंचरण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हेडिंग से, कि मनुष्य के हृदय से जो रक्त होता है वो 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्रियाविधि में हमने पढ़ लिया था। देखो मैं आपको बता रहा हूं ना कि हमारे जो संबंध वाली जो बात थी वो हमारे बहुत काम की थी ना, तो यहां भी वही काम आएगी। तो आपके पास 2 बार रक्त गुजारना है। अब आप इस पॉइंटों को चेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब आप प्रथम चक्र में इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हैं, इस वाले को, कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई प्रथम चक्र में अशुद्ध रुधिर, एक हार्ट का मैं डायग्राम यहाँ पर छोटा सा बना दूं। अब आप समझ ही गए हैं हार्ट का चित्र, तो एक नॉर्मल सा बना देता हूं। देखिए
भाई प्रथम चक्र में क्या था कि अशुद्ध रुधिर को अग्र और पश्च महाश्रा द्वारा दाएं आलिंद में डाला गया था। दाएं आलिंद से ये कहाँ आया, दाएं निलय में आया। और अभी मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम पूरे को समझाऊंगा आपको। उस दाएं निलय से ये फुफ्फुस धमनी द्वारा कहां चला गया, फेफड़ों में चला गया। ठीक है, तो बताओ आपके हार्ट से एक बार रक्त गुजर गया कि नहीं गुजर गया, गुजर गया ना सेकंड चक्र में। क्या दूसरे चक्र में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा जो शुद्ध रुधिर था वो कहां आया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहां, बाएं निलय में। और बाएं निलय से महाधमनी द्वारा कहां, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके हार्ट से जो रक्त है वो 2 बार गुजरा है कि नहीं गुजरा। एक बार तो भाई अशुद्ध रुधिर गुजरा था दाएं पार्ट से, और एक बार शुद्ध रुधिर गुजरा था बाएं पार्ट से। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत ही सिंपल सी बात है कि मनुष्य के हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, अतः इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। प्रथम चक्र में अशुद्ध रुधिर अग्र और पश्च महाश्रा द्वारा दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे चक्र में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, और वहां से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। चूंकि मनुष्य के हार्ट से 2 बार रक्त गुजरता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं ये बात। ठीक है, अब इसको हम एक बार डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं। तो इसका चित्र भी या डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछ लिया भी गया है। ठीक है, तो देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक हार्ट है। क्या है, हार्ट। ठीक है, हार्ट में जो आलिंद होते हैं वो इसी प्रकार थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, है ना, और जो निले होते हैं वो थोड़े सिकुड़े टाइप में होते हैं, इस प्रकार, है ना भाई। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक हार्ट है। तो मैं यहां पे नाम लिख दूं, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है। इधर जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं लंग्स। ठीक है, शरीर, वो सॉरी फुफ्फुस। और इधर जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं बॉडी। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें डायग्राम को ऐसे दिया हुआ है और मैंने इस डायग्राम को इस प्रकार बनाया हुआ है ना। समझ में आ रही बात, दोनों ही सही है। अब देखो ये जो हमारे लंग्स हैं, अच्छा जहां पर शुद्ध है मैं उसको डॉट डॉट करके लिखूंगा। तो ये हमारे लंग्स हैं। तो लंग्स से जो शुद्ध रुधिर है वह सबसे पहले किसके द्वारा आता है बताओ, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आता है कि नहीं आता। कहां पे, बाएं आलिंद में आ गया अशुद्ध शुद्ध रुधिर। तो यह शुद्ध रुधिर कहां गया, फिर बाएं निलय में। अच्छा, बाएं निलय का संबंध किससे होता है, महाधमनी से। किससे, महाधमनी से। और महाधमनी इस शुद्ध रुधिर को कहां भेजती है, शरीर में।
शरीर कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो यहां से ये हमारी क्या है, महाधमनी। इसमें कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर है। तो बताओ एक चक्र पूरा हो गया कि नहीं हो गया, ये शुद्ध रुधिर हो गया। तो एक बार रक्त गुजर गया हृदय से, है ना। अब होगा क्या, बात समझो कि ये जो शुद्ध रुधिर हमारे शरीर में आया है, या मैं शरीर का मतलब ये हो गया हमारी कोशिका ऊतक में पहुंच गया, है ना। हालांकि ये भी हमारी बॉडी के अंदर ही होता है ना। तो सुनिए, तो इस शुद्ध रुधिर के पास क्या थी, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन का प्रयोग या उपयोग कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, जिससे आपने क्या बनाई थी, ऊर्जा और CO2। बात समझ में आ रही है। ये जो शुद्ध रुधिर है ना, हमारे शरीर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में काम आता है, ऊर्जा बनाता है और CO2 बनाता है। तो उस CO2 के कारण ये जो आपका शुद्ध रुधिर था वो अशुद्ध होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ, होगा ना। अब जब ये रक्त अशुद्ध हो गया तो यही अशुद्ध रुधिर बॉडी से या शरीर की कोशिकाओं से, ऊतकों से महाशिरा के माध्यम से कहां आता है, दाएं आलिंद में। कहां पर आता है, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से कहां आएगा, ये दाएं निलय में। और दाएं निलय का संबंध किससे होता है, फुफ्फुस धमनी से। और फुफ्फुस धमनी इस अशुद्ध रुधिर को कहां लेके जाएगी, लंग्स के पास। लंग्स कहां पे दिखाई दे रहे हैं, उस साइड में। तो बस आप यहां से को निकाल कर, समझ में आ गई बात, नहीं आई। कैसा रुधिर है, CO2 युक्त है। क्या नाम देंगे इसको, फुफ्फुस धमनी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके हाइट से जो रक्त है वो कितनी बार गुजर गया, 2 बार गुजर गया। तो इसी को आप क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार दोहरे रक्त परिसंचरण का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, जो मैंने ये बीच पोर्शन किया है, ये वाला, ये रियल रूप में केशिकाएं हैं। क्या है, केशिका। अभी मैं अगले टॉपिक में समझाऊंगा वाहिकाओं के बारे में, ठीक है। मतलब ये शुद्ध रुधिर है, ये अशुद्ध रुधिर है। तो ये शुद्ध रुधिर ऊतकों में जाके अशुद्ध हुआ, तो उन अशुद्ध रुधिर को हमारी जो केशिकाएं होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं शिराओं के और धमनियों के लिए, ठीक है। अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा इसको। तो आपको जो डायग्राम बनाना है वो तो इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। जब आप अपनी बुक में एक चित्र देखेंगे इसका, तो आपको बिल्कुल यहाँ जैसे मैंने बीच किया है ना, तो यो मान लीजिए कि ये तो हमारी रेड कलर की है, क्योंकि ये शुद्ध है तो रेड कलर का मान लिया, क्योंकि हमारी धमनी रेड कलर की होती है। ये अशुद्ध है तो इसको हम नीला कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी शिराएं नीले रंग की होती हैं। और बीच में जो जॉइंट है वो हमारी केशिकाएं हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का हमारा क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, किसका, दोहरा रक्त परिसंचरण का। क्लियर है बात। डायग्राम से आप इसकी थ्योरी भी बना सकते हैं, है ना। देख लीजिए आप, तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण, इसका डायग्राम, ठीक है। अच्छा, वो कई बार क्या करता है, इस क्वेश्चन को एक नाम से देता है कि O2 और CO2 गैस विनिमय के परिपथ को बनाइए। O2 और CO2 गैस विनिमय के परिपथ। तो ये जो हमारा दोहरा रक्त परिसंचरण है उसमें O2 CO2 का विनिमय हो रहा है, यही उसका परिपथ है, यानी कि वो दोहरा रक्त परिसंचरण की आपसे बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही करना है। एक इसका महत्व है कि भाई
मनुष्य के शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण का क्या महत्व है? तो आपको एक ही महत्व लिख देना है कि इससे शुद्ध व अशुद्ध रुधिर आपस में नहीं मिलते। ठीक है, जो दोहरा रक्त परिसंचरण होता है उसका एक ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसके द्वारा शुद्ध और अशुद्ध रुधिर जो होते हैं वो आपस में नहीं मिलते। और मैं आपको बताऊं कि जो प्रेसीज वर्ग यानी कि मछली है उनमें द्विकोष्ठीय हर्ट होता है, वीनस हर्ट जिनको बोलते हैं, तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर के मिलने से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो हमारी बात थी वो किसकी है? दोहरा रक्त परिसंचरण की। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अपनी रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर वाहिका, तो सिंपल सी बात है, ऐसी वाहिका जिनसे या जिनमें रुधिर बहता है उन्हें रुधिर वाहिका कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ ट्यूब है, वाहिका है, तो वह वाहिका जिनसे ब्लड बहता है उनको हम रुधिर वाहिका कहते हैं। आप सभी जानते हैं ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है धमनी, सेकंड है शिरा और थर्ड है केशिका। ठीक है, धमनी जो होती है उनको हम आर्टरी कहते हैं, शिरा जो होती है उनको वेन कहते हैं, और केशिका जो होती है उनको हम कैपिलरी कहते हैं। ठीक है भाई, हमारी बॉडी में जो रुधिर वाहिनी है वो कितनी है? 3 है, धमनी, शिरा और केशिका। ठीक है, अच्छा इनकी हम छोटी छोटी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें, तीनों हिस्टोलॉजी बारे में, औषधि के बारे में, तो आपको ओवरऑल सबसे पहले ये पॉइंट लिखना है कि धमनी और शिरा की जो भित्ति होती हैं इनमें 3 स्तर होते हैं। भाई हमारी रुधिर वाहिका कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और केशिका। तो इनकी जो दीवार होती है उन दीवारों में 3 प्रकार की लेयर होती है, 3 स्तर। वो लेयर कौन कौन से? सबसे पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया और थर्ड है ट्यूनिका इंटाइमा। ठीक है, देखो 3 रुधिर वाहिनी होती है हमारी 3 प्रकार की, धमनी, शिरा और केशिका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों के ओवरऑल एक मुख्य पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या है कि इनकी भित्ति के 3 स्तर होते हैं, 3 परत होती हैं। सबसे बाहर की जो परत है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, सबसे बीच की जो परत है वो ट्यूनिका मीडिया है, और सबसे अंदर की जो परत होती है वो ट्यूनिका इंटाइमा होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो बाह्य परत है और इसमें कोलेजन के तंतु होते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो है वो मध्य परत है और इसमें प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, लचीले इलास्टिक फाइबर्स। और जो ट्यूनिका इंटाइमा है इसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। और ये
सल्की उपकला की बनी होती है और कांच जैसी चिकनी होती है। हालांकि आपको ज्यादा बात इनके बारे में नहीं समझनी है, फिर भी मैं आपको बता दिया है कि भाई धमनी और सिरा की जो भित्तियां होती हैं उनमें 3 परत होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटाइमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो सबसे बाहर की परत होती है जिसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया मध्य परत होती है जिसमें प्रत्यास्थ तंतु होते हैं। थर्ड है ट्यूनिका इंटाइमा, ये सबसे अंदर की परत है जिसको हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। इसमें सल्की उपकला ऊतक होता है और ये कांच जैसे क्या होती है, चिकनी होती है। तो ये तो थी इसकी हिस्टोलॉजी, इसकी धमनी और सिरा की। अब नेक्स्ट हम इनकी क्रम से बात कर लेते हैं। 2-3 पॉइंट हमको नोट करने यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो धमनी होती है इसमें लिख सकते हैं कि यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। यह रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। इनका मध्य स्तर मोटा होता है। इनमें कपाट नहीं होते। इनमें कपाट नहीं होते। ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें धमनिका कहते हैं। तो आप ये धमनी में 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और धमनी का जो व्यास होता है वो अधिक होता है। ठीक है कि भाई धमनियां क्या होती हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी संरचनाएं जो ब्लड को हार्ट से लेकर उससे दूर ले जाती हैं, पूरे शरीर में ले जाती हैं, वो आर्टरी कहलाती हैं। ठीक है। इनका जो ट्यूनिका मीडिया था मध्य स्तर वो कैसा होता है, मोटा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी भित्ति मोटी होती है धमनियों की, और इनका व्यास भी अधिक होता है। इनमें कपाट नहीं होते। अब ये कपाट का क्या रोल है वो मैं सिराओं में समझाऊंगा। और ये छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम धमनिकाएं कहते हैं। धमनी और धमनिकाएं। धमनी तो भाई एक मेन ब्रांच हो गई ये वाली। अगर इसको भी मैं और ब्रांचों में डिवाइड कर दूं ऐसे इस प्रकार, तो ये क्या बन गई, धमनिका। समझ में आ गई। ये तो आर्टरी है और ये आर्टरियोल से यानी कि धमनिका है। तो ये बात समझ में आ गई धमनी के बारे में। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें सिरा के बारे में। सिरा, तो जो सिराएं होती हैं वो रुधिर को हृदय में लाती हैं। या मैं ये कहूं हृदय की ओर लाती हैं। अंगों से हृदय की ओर। कहा, ये रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। और इनका जो मध्य स्तर होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं और ये भी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, शिरिकाएं कहते हैं। और इनका व्यास कैसा होता है, कम होता है या छोटा होता है। तो समझ में आ गई बात सिरा के बारे में, वेन के बारे में। जस्ट अपोजिट है। देखो कि भाई
अंगों से अशुद्ध रुधिर को जो सिरा होती है वो अंगों से कलेक्ट कर कहाँ लेके आती है, हार्ट की ओर, मतलब दाएं आलंग में डालने के लिए, तभी तो शुद्ध होगा, है ना। और धमनी क्या करती थी कि रक्त को हार्ट से कहाँ ले जाती थी, अंगों की तरफ ले जाती। बात समझ में आ गई। हाँ, इनका मध्य स्तर पतला होता है इसलिए ये पतली होती है, पतली भित्ति वाली होती है। इनमें कपाट होते हैं। अब कपाट का मतलब समझो, देखिए ये कोई ऑर्गन्स है और हमारा हार्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई सिरा ऐसे चल रही है तो इसमें क्या है, कपाट होते हैं इस प्रकार ऐसे। क्यों? क्योंकि इस अंग से अशुद्ध रुधिर आया यहाँ पर तो यहाँ पर रुक गया, इस अंग से यहाँ पर आ गया, इस अंग से यहाँ पर आ गया। अगर ये कपाट नहीं हो तो ये जो रुधिर है अशुद्ध रुधिर वो वापस बैक फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक है। और जो धमनी होती है उनमें कपाट की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि धमनी तो रुधिर को पंप करती है ना, तो उनमें कपाट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट कर कर पिलाती है हर ऑर्गन से, तो जिस ऑर्गन से अशुद्ध रुधिर आ जाता है वही का कपाट बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात। और ये भी छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है जिनको क्या कहते हैं, सिलिकाएं कहते हैं। कोई सिंपल सी बात है, ठीक है। लास्ट है कैपिलरी। देखो केशिका, केशिका क्या होती है कि यह जो होती है वो सबसे छोटी संरचना होती है या सबसे छोटी वाहिका होती है, ठीक है। ये इतनी छोटी होती है कि रक्ताणु भी इनसे मुड़कर गुजरते हैं, ठीक है। और ये रुधिर से उपयोगी पदार्थों का कोशिका व वाहिनी के बीच विनिमय कराती है। देखो बहुत छोटी सी मैं आपको एक बात बताऊं कि धमनी जो होती है, मान लीजिए ये धमनी है और इससे कुछ इस प्रकार धमनिकाएं निकली हुई हैं, है ना। इसी प्रकार यहां पे हमारी ये सिरा है और सिरा से भी सिरिकाएं निकली हुई हैं। तो ये तो सिरिकाएं हैं और ये धमनिकाएं हैं, तो इनके बीच में कुछ छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो इनको ऐसे जॉइंट करके रखती हैं। बात समझना मेरी। धमनी, धमनिका, सिरा, सिरिकाएं, तो इनको आपस में जो जोड़ती है, जो छोटी वाहिनियां होती हैं उनको हम कहते हैं केशिका। ये केशिका क्या करती है, हाँ ये शुद्ध रुधिर है, ठीक है भाई। तो इस शुद्ध रुधिर को केशिकाओं ने ऊतकों के मध्य डाला। ये अंग है कोई, ऊतक भी होगा, तो ऑक्सीजन ऊतक के पास गया, यहां पे क्या बन गई, CO2 बन गई ना। अरे भाई ऊतक के पास जब शुद्ध रुधिर आया तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन हुआ, ऑक्सीश्वसन। तो वो जो CO2 है उस CO2 को ये केशिका ग्रहण करती है और यही केशिका उस CO2 को कहां डालेंगी, सिराओं के पास। अरे अशुद्ध रुधिर हो गया भाई, इस अशुद्ध रुधिर केशिका के माध्यम से कहां जाएगा, सिराओं में। फिर ये अशुद्ध रुधिर
हमारे हार्ट की तरफ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो केशिकाएं होती हैं वही हमारे पदार्थों का क्या करती हैं, विनिमय कराती हैं ऊतक और रुधिर वाहिनी के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बातें थी आपके सामने रुधिर वाली। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, है ना। तो ये जो हमारा मुख्य रूप से चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जैसे रुधिर लसिका में अंतर, वो आप आराम से देख सकते हैं। और एक जो इसका टॉपिक है जिसको हम लसिका तंत्र बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, उस लसिका तंत्र को मैं आपको जब क्लास लूंगा या उसको टॉपिक को जब दोबारा पढ़ेंगे तब मैं आपको उसको बहुत अच्छी अलग प्रकार से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ आपको समझने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझने में मेरी बात को। जो हमारा लसिका तंत्र है उसको मैं आपको लाइव बताऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक लसिका तंत्र और एक इसकी डिजीज रह गई है। लसिका तंत्र को मैं आपको जब क्लास लेंगे तभी समझाऊंगा, और जो डिजीज वाला पार्ट है उसको मैं जैसे ही हमारे तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम एक या दो वीडियो में अपने पूरे डिसऑर्डर के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, जब आप समझेंगे इसको, पूरे नोट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं और आपको पीडीएफ फाइल भी हम डाल देते हैं, तो वही आपके नोट्स और पूरी वीडियो आप देखकर इनको आराम से समझ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसमें। हाँ, नीट एग्जाम के लिए भी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी या तंत्र वाला जो चैप्टर चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम 25 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है।